ये ओरांग का व्यू है। चलिए अब आज के रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। धर्मेश शाह भी हमारे साथ इनफैक्ट बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग धर्मेश, लेट्स स्टार्ट विद यू। आज कहाँ पर आप ट्रेडिंग आइडियाज देख रहे हैं? चेस करेंगे बाजार को? गुड मॉर्निंग। या डेफिनेटली आई थिंक सो मार्केट जैसे कि सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, वी बिलीव आई थिंक सो मार्केट फॉर द डे इज मोर आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी रहेगी बाजार में, जहां पे हम एक हो सकता है ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी की तो 17,850 नीचे में और ऊपर में 17,900 950 के बीच में। तो मोर ऑफ अ ट्रेडिंग रेंज इज लाइकली कंसोलिडेटिंग टुडेस ट्रेडिंग रेंज, जहां पे हमारी टॉप पिक्स आज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट इज भारत फौज बाय। हमारा भारत फौज वी बिलीव आई थिंक सो बाय इन द रेंज ऑफ 880 to 883 फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 898 एंड अ स्टॉप लॉस वन कैन कीप अराउंड 874 75. So we believe I think so Bharat Forge is the one where we to be positive. एंड सेल साइड पे हमारा सन टीवी है जहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा गया है और कंटिन्यूस ब्रेकडाउन अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे लगातार रह रहा है। तो 475 to 476 की रेंज में शॉर्ट करिए और टारगेट ऑफ 468 एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 479.30. सो बाय भारत फौज एंड सेल सन टीवी आर टुडे इंट्राडे कॉल्स। की कॉल भारत फोर्ज और सन टीवी पर बिकवाली की स्ट्रैटेजी धर्मेश की तरफ से आती हुई। संतोष, उछाल पर बिकवाली की रणनीति इंडेक्स पर तो है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या खरीदारी के होंगे आपकी तरफ से? यस, मेरा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक है, तो मेरे दोनों स्टॉक बाइंग साइड ही है और दोनों कमोडिटी रिलेटेड है क्योंकि ग्लोबल मुझे सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो पहला स्टॉक मेरा ONGC है। इस स्टॉक की बात करें तो कल की गिरावट में भी इसमें कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली है। स्टॉक 150 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये 150 का बैरियर क्रॉस करेगा और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें एक डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 154 रुपये का टारगेट रहेगा इमीडिएट, 147.5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक हिंदू कॉपर है। इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। कल इसमें एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था और काफ़ी ज़्यादा कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले थे कल के सेशन में। और इंटरनेशनली कॉपर के प्राइस में लगातार 4-5 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। यहाँ 129 रुपये का टारगेट रहेगा और 120 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो आप मेटल से हिंदुस्तान कॉपर और एनर्जी पैक से ONGC को ले रहे हैं, ठीक है। ये संतोष की 2 बाय रिकमेंडेशन है। अब एक बार समझ लेते हैं सुमित को कहां पर आज ट्रेडिंग आज बेट्स लेने का मन है। सुमित, आपकी क्या है रिकमेंडेशन? देखिए, हमेशा के जैसे मेरा जो फोकस रहेगा वो हमेशा डिलीवरी बेस्ड स्टॉक पे ही रहेगा। तो आज भी मेरे जो रहेंगे वो दोनों डिलीवरी बेस्ड रहेंगे। पहला स्टॉक है सिंजीन। सिंजीन ने देखिए अभी जो रिकवरी दी है लास्ट अपना एक बेस बना के जो दैट इज अराउंड 560, यहाँ पे एक यू बॉटम रिकवरी देख सकते हैं टिल 650, लेकिन 650 ये लेवल जैसे ही रजिस्ट करेगा और सस्टेन करेगा अपसाइड में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 751 एंड 818 ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे। नीचे में अभी का जो लो बना है स्विंग लो दैट इज 560, इसका आप स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा कार्बोरेंडम ने देखिए एक अपना 930 का लेवल, यहाँ पे अगर आप वीकली देखें तो कपट हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट के अर्ज पे है और यहीं पे स्टॉक पिछले 3 दिन से सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा मैं वेट करूंगा 948 कंडीशनल, 940 जैसे ही सस्टेन करे आप बाय कीजिए। टारगेट है 1060, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 870 का। यूनिवर्सल, सिंजीन, इंटरनेशनल 2 स्टॉक्स 1000 तक के टारगेट से यहाँ पर कार्बोरेंडम पर नजर आते हैं सुमित को और सिंजीन में 818 यानी कि 820 तक भी जाने का दमखम। आइए आगे बढ़ते हैं और जहां पर अभी टेलीकॉम प्लेस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की हम बात करें तो और भी कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। वामाक्षी सारे के सारे रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ मौजूद है। वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस स्टॉक के साथ जो कल भी फोकस में था और आज भी हमारे रेडार पर है, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है मैक्स फाइनेंशियल्स पर। कल ही हमने देखा कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक ने एक रिवाइज एग्रीमेंट में एंटर किया है। अक्टूबर 2022 में IRDA ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे बिलो मार्केट प्राइस पर ये जो ऑफर हो रहा है उस पर, और इसी के चलते एक्सिस बैंक अब 7% स्टेक मैक्स लाइफ में क्लोज टू मार्केट प्राइस पर खरीदेंगे और ये डेवलपमेंट खासकर मैक्स फाइनेंशियल्स के लिए
लिए काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 970 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं हम पिरामिड फार्मा पर। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि CDMO की रिकवरी आगे नजर आ रही है, इन्हें वैल्यूएशंस भी ये काउंटर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट मार्जिन्स में 18% तक रिकवर हो सकते हैं सेकेंड हाफ में और करीब 16% तक रिकवर हो सकते हैं FY24 में, जिसके चलते एक्सिस कैपिटल ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। ये स्टॉक पर लक्ष्य दिया है 160 प्रति शेयर का। हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है। एंटिक का मानना है कि इम्प्रूव रियलाइजेशन और लोअर कॉस्ट के चलते प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। स्पॉट एल्यूमिना प्राइसेस करीब 7% हायर है Q3 के मुकाबले और नोवेलिस के केपेक्स के बावजूद लेवरेज रेशियो 2.3 टाइम्स के टारगेट लेवल के नीचे रह सकता है, जिसके चलते एंटीक ने हिंडाल्को पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 527 प्रति शेयर का। फाइनेंशियल्स भी फोकस में रहेंगे। सीए क्रेडिट स्विस का मानना है कि Q3 बैंक्स के लिए खास करके काफ़ी मजबूत क्वार्टर रह सकता है। NIMs में वो एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोन ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत रह सकती है। असेट क्वालिटी ट्रेंड्स हालांकि थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के बीच में उनकी टॉप पिक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक। और आखिर में हम फोकस करेंगे PVR पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि कंपनी के लिए एक सबड्यूड क्वार्टर रह सकता है, मगर ये अंडरलाइंग वीकनेस का कोई इंडिकेशन नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है और फंडामेंटल्स जो खासकर बिजनेस के हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। कंटेंट स्लेट सुधर रहा है और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर ये कुछ की ट्रिगर्स रह सकते हैं कंपनी के लिए, जिसके चलते गोल्डमैन सैक्स ने PVR पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2250 प्रति शेयर का। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स, लेकिन इसमें एक स्टॉक पिरामिड फार्मा, 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। देखिए जेफरीज की भी आई और आज आप देखिए एक्सिस की भी, तो दोनों को लग रहा है सेकंड हाफ से तो बेटर हो जाएंगे सिनेरियो। देखिए पिरामिड फार्मा न्यू लो बना रहा है एक्चुअली। अगर आप देखें भाव 118 पे आ गया है, 200 वाला 200 पे स्टार्ट हुआ था, तो हर लेवल पे लोगों ने इसको एवरेजिंग करने की कोशिश की और ये नीचे ही सरकता हुआ चला जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या 6 महीने का ग्राफ ला सकते हैं आप? अभी ठीक है ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडिंग थोड़ा समय है इसके अंदर। ट्रेडिंग वाले जो इच्छुक हैं वो 118 पे घुस जाए, सोच रहे हैं 10 रुपए मिल जाए, 15 रुपए मिल जाए, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि कहीं भी रिकवरी की अटेम्प्ट नहीं हो रही है। वही जेफरीज की बात याद आती है, नाइट इज डार्केस्ट बिफोर डॉन। अभी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, अगर आप सिप करना चाहते हैं इसके अंदर SIP टाइप फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं, आपका 1 से 2 साल का अवधि है, मैं कतई ये बात नहीं कह रहा है ये कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का संदेह है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए सावधानी वाला स्टॉक है। या इमीडिएट, इससे बड़े बड़े स्टॉक हैं जिनके पास इमीडिएट ट्रिगर्स हैं 3-6 महीने में, वो नहीं चल रहे हैं, तो इसमें तो 1-2 साल का गेम हो सकता है। लेकिन एक और स्पेस है जहां काफी ट्रिगर्स हैं, मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा गौरांग के साथ। गौरांग परसों महिंद्रा खराब बाजार में 3-4% इंडेक्स लीडिंग स्टॉक बन गया था। उन्होंने अपनी नई 2 व्हील ड्राइव थार भी दिखाई है, लोगों को काफी पसंद आई है, उसके ऊपर काफी एक्साइटमेंट था। कल हमने देखा टाटा मोटर्स 6-7% चल गया, बाजार को कमेंट्री बड़ी पसंद आई, उनकी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने वाली, वो भी कल 6-7% चला था। बहुत दिनों बाद हमने टाटा मोटर्स में इतनी बड़ी मूव देखी। तो ये दोनों स्टॉक्स पे आपका मैं व्यू लेना चाहूंगा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, बट उससे पहले दिल्ली चलेंगे क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक्सपो वापस आ गया है। दिल्ली की सर्दी में हमारी सहयोगी सृष्टि और भी बहुत सारे सहयोगी 3-4 लोग गए हुए हैं बहुत ही शानदार कवरेज करने के लिए ऑटो एक्सपो का। तो एक बार उनसे समझ लेते हैं क्या आने वाला है, उसके बाद आपके बाद आते हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। ईजीना स्वदेश की टीम आई है ऑटो एक्सपो नोएडा कवर करने के लिए और आज अगर हम बात करें तो डे 1 है इस एक्सपो का, जहां पे मारुति सुजुकी वो पहली कंपनी होगी जो इस पूरे इवेंट का आगाज करेगी, जहां पे कंपनी फाइनली आज अपनी कॉन्सेप्ट ईवी उतारेगी। जहां पे महिंद्राज और टाटाज ईवी की रेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहां पे मारुति सुजुकी उन्होंने हालांकि स्पष्ट जरूर किया है कि 2025 में वो अपनी ईवी लेकर आएंगे, पर आज उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अनवील करने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसके अलावा मारुति सुजुकी के 2 नए SUV लॉन्चेस भी हैं, तो उस पे भी हमारी नजर रहेगी। तो ऑटो एक्सपो की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आप ईटीना स्वदेश के साथ, क्योंकि इस एक्सपो की बात करें तो 5 ग्लोबल लॉन्चेस और 75 प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं और साथ ही साथ लगभग 40 कंपनीज हैं जो कि अक्रॉस द कैटेगरीज इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग तरह के वो इंजन टाइप्स दिखाएंगे, ईवी और साथ ही आइस इंजन पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन सेल की टेक्नोलॉजी भी कई सारी कंपनी
कंपनीज उनका प्रोटोटाइप दिखाने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप उसके लिए बने रहिए एटीना स्वदेश के साथ। यहाँ से लेकर अब तक हम आपके लिए पूरी लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। गौरांग, आप बताइए, आपने थार का नया मॉडल देखा या आप अभी भी JLR को पसंद करते आए हैं? अच्छा हुआ आपने पार्टी का नाम नहीं लिया, पोस्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, जिस तरीके से थार की जो चाहने वाले हैं थार के, ये और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखने जाए तो स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन के भी जो चाहने वाले हैं और जो करतब दिखा रहे थे यूट्यूब पर, मैं देख रहा था थार को लेकर के, स्कॉर्पियो को लेकर के, स्कॉर्पियो एन को लेकर के, और ये जो नई लॉन्च की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दोनों हाथों से उपभोक्ता इनका स्वागत करेंगे। और आज जिस तरीके से अभी आपकी सहयोगी सृष्टि जी बता रहे थे ऑटो एक्सपो को लेकर के, मेरा ये मानना है कि ये जो साल है 2023 का और आने वाला जो साल होगा, वहाँ पर काफी आकर्षण रहेगा ऑटो सेक्टर को लेकर के, क्योंकि ना तो सिर्फ ICE इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन सेल ड्रिवन व्हीकल्स आपको आते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपका जो प्रश्न था पहले के ऑटो क्षेत्र में खास करके जो PV यानी कि पैसेंजर व्हीकल है, चौपहिया वाहन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हमारी जो पसंदगी की श्रेणी है वो है M&M, टाटा मोटर और मारुति। अब मारुति इसलिए तीसरे पायदान पर आता है क्योंकि आज वो शोकेस करेंगे अपना सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रोडक्शन होगा और फिर अवेलेबिलिटी होगी, उसके लिए काफी लंबा समय है। तब तक मेरे ख्याल से टाटा मोटर और M&M अपने EVs को लेकर के काफी बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी 75 to 80% टाटा मोटर के पास है नेक्सॉन EV को लेकर के और टिगोर को लेकर के। आई थिंक M&M विल बी द सेकंड मूवर एडवांटेज। मारुति मेरे ख्याल से लेट एंट्रेंट है तो उनको खजाना भरना पड़ेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर के साथ साथ आपको अपनी नजर ऑटो एंसिलरी पर भी रखनी चाहिए, जहां पर ऊनो मिंडा जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव है, बॉश लिमिटेड है, या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आई थिंक ये भी स्पॉटलाइट में रहने की पूरी उम्मीद है। इस बारे में गौरांग, अभी मारुति ने अपनी कॉन्सेप्ट SUV दिखा रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक SUV। तो इनफैक्ट मारुति सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स अपने SUV डिवीजन में इस ऑटो एक्सपो में करने वाले हैं। ये देखिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन जाएंगे हम धर्मेश के पास और ट्रेडिंग आइडियाज पूछेंगे, कौन से लेवल्स पे एंट्री बनती है टाटा मोटर्स और M&M, इन दोनों में। धर्मेश, आप बताइए किस लेवल्स पे एंट्री बनती है? ये मोमेंटम में नजर आ रहे हैं ऐसे समय में जब मारुति काफी हद तक थोड़ा अपना मोमेंटम लूज सा कर रहा है। यस, तो अजय जैसे कि बताया कि हमने भी कि लास्ट टाइम अपने शो में कि वी लिमिट कोई पॉजिटिव ऑटो सेक्टर फॉर 2023। तो यहाँ से हमारी टॉप पिक डेफिनेटली टाटा मोटर्स इज वन, जहाँ पे कल का जो मूव आया उनका रिट्रेसमेंट हो सकता है आज के लिए। तो मे बी अराउंड 404-406 इज अ गुड लेवल टू री एंटर फॉर टाटा मोटर्स, जहाँ पे एक देख सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 440 to 450 फॉर टाटा मोटर्स इन द नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 385। सेकंड स्टॉक बात की महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसी को ब्रेकआउट कल हमने देखा, मतलब परसों के दिन। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि M&M कैन बी लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 1370 1380, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1285। तो कहीं ना कहीं M&M एंड टाटा मोटर्स डेफिनेटली कोई भी डीप आती है मार्केट में एक आध दो दिन में ऑन द बैक ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट, आई थिंक सो ऑटो एज अ सेक्टर रिमेन्स टू बी द बाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मारुति भी बाय है यहाँ से, क्योंकि अगर डेली चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो हो रहा है मारुति का, मोर ऑफ अ बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मे बी आई थिंक सो कपल ऑफ डेज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, वी विल सी मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन, बट इवेंचुअली हमें लग रहा है कि मारुति शुड बी लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 8800 to 8850। तो बोथ ऑल दिस थ्री स्टॉक्स आर द बाय इन द करंट मार्केट प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस, जहाँ पे महिंद्रा CI having a good exposure to Europe and definitely I think so यूरोप भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ग्लोबल रिकवरी में पार्ट दे रहा है। तो Mahindra CI we believe I think so is one which is showing clearly resilient even in this falling market। अगर आप देखते तो पूरे मार्केट में गिरावट है, पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं
कंसोलिडेट कर रहा है मिड कैप्स में। तो वी बिलीव आई थिंक सो वंस द मार्केट गेट स्टेबलाइज, अगर एक स्टेबिलिटी आती है मार्केट में, तो यहाँ से हम महिंद्रा सीआई में भी 385 टू 390 का टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 325 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस पे बाय बनता है। तो ऑल दिस 4 स्टॉक्स रिमेन्स टू बी इन अ बाय लिस्ट एट द करंट मार्केट प्राइस। मेरी मन की बात ही पकड़ ली, क्योंकि महिंद्रा सीआई अगला स्टॉक था। ऑटो जहां चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल के साथ ऑटो कंपोनेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। ताजा लाइव अपडेट्स आप ऑटो एक्सपो के देख रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल्स का ये मानना है कि इसी क्रम में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। अजय, सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सपो इसलिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये एक्सपो के लिए इसके एक फेम, जो नेम एक था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 साल बाद वापस ये लौटा एक्सपो। ऑलमोस्ट 5 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, 75 नए लाइनअप्स भी हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं जो कि एक कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये कोविड के बाद से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ था और इसीलिए हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई हुई है। और सबसे पहले आपको मारुति की जो नई कॉन्सेप्ट ईवी है उसकी झलक भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मारुति ने यहीं पे शशांक श्रीवास्तव ने आके कहा है कि वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, मजबूती से हम जो हमारे गैप्स हैं उनको फिल करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, EVX क्या नाम है इसका पूरा, स्क्रीन दिखा सके, EVX ही लग रहा है। तो जो पूरे एसयूवी कैटेगरी में अपने मार्केट शेयर बढ़ाने की बात करिए, उसकी शुरुआत आपको दिख रही है। जो प्रीमियमाइजेशन कैटेगरी मारुति ने हमेशा यही किया है। अगर आप देखें कि हमेशा उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपना गैप। जैसे वो सीएनजी में बहुत बड़े चले गए थे, ईवी में उन्होंने स्किप कर दिया था, अब वो ईवी के अंदर बड़े लॉन्चेस लाइनअप किए हैं। उन्होंने काफी हद तक प्रीमियम मिस करके सिर्फ मास में थे, अब वो प्रीमियम में जो नेक्सा पूरी ड्राइव थी वो प्रीमियमाइजेशन ड्राइव थी। तो लीडर का काम यही होता है, कई बार अगर मिस भी कर जाए कोई अपॉर्चुनिटी तो उसको गैप को फिलअप करके एक से एक धड़ल्ले से, जिसे कहते हैं ना लॉन्चेस। ये देखिए शानदार गाड़ी। इनफैक्ट शशांक श्रीवास्तव अपने कॉन्वर्सेशन में भी एक बार अपने गैप के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल कतराए बिना उन्होंने कहा कि नए लॉन्चेस या कह सकते कि जहां गैप है उसे हम फिल जरूर करने की कोशिश करेंगे। ऑटो एंसिलरी पर फोकस रहेगा, लेकिन डिफेंस शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए। और संतोष, एक बार आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि डिफेंस में हमने 2022 में तो काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखा, काफी अच्छा डेवलपमेंट भी होता रहा और सरकार ने भी काफी हद तक इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया है। ताजा खबरें आई हैं कि कुछ प्रस्ताव, कुछ अग्रीमेंट्स को भी मंजूरी इस वक्त डिफेंस सेक्टर के लिए मिली है। इंडिया डिफेंस पैनल ने 4275 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उस खबर के चलते सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो तो फोकस में रहेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स पर एक बार आप अपनी राय दीजिए। यस, डिफेंस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, उसके बाद एक अब अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से तो एक ट्रेडिंग बेट यहाँ से बन सकता है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो रहा है। हम HAL की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 2440 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 2550 का एक हर्डल है, उसके ऊपर निकलता है तो 2625 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा BDL का भी चार्ट देखें तो ये भी सपोर्ट के आसपास है, इसमें इतनी गिरावट भी नहीं आई है। स्टॉक 900 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे 900 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में हो सकता है आपको 980-1000 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिले, तो HAL और BDL दोनों पर नजर रखना चाहिए। ये तो डिफेंस स्टॉक्स पर एक व्यू है। ये सारे सेक्टर्स और इम्पोर्टेंट हमने स्टॉक्स को डिस्कस भी किया। अब हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा, उसका रुख करते हैं और समझते हैं कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट कौन से 2 स्टॉक्स दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट है रोहन मेहता। रोहन मेहता टर्टल वेल्थ से बने हुए। गुड मॉर्निंग रोहन, कौन से आपके 2 वेल रिसर्च स्टॉक्स जो हमारे इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की नजर से रखने चाहिए? गुड मॉर्निंग। मेरा फर्स्ट पिक है, मैं टर्न अराउंड बिजनेसेस में बहुत मानता हूँ। सो मेरा फर्स्ट बिजनेस है जो जहाँ पे हमको बहुत अच्छी ग्रोथ लग रही है वो है जिंदाल स्टेनलेस स्टील। हमारा टारगेट है 1000 रुपीज, ड्यूरेशन 1 ईयर है। ये एक नंबर 1 स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया की, नियरली अबाउट 50% मार्केट शेयर है और 12,000 का मार्केट कैप है। ये 15 साल से कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस वाइज, और आप देखने जाओ तो 2007 से 2023 तक
एक ही प्राइस पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। हालांकि आप टॉप लाइन देखोगे तो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का टॉप लाइन हो गया और बॉटम लाइन 300 करोड़ से नियरली अबाउट 1900 करोड़ का हो गया। तो एक प्योर वैल्यू बाय है और जहां पे एक स्टेनलेस स्टील का सुपीरियर अपग्रेडेड कंजम्पशन आ रहा है। एक हिसार और जो स्टेनलेस स्टील हिसार है और जिंदाल स्टेनलेस स्टील नॉर्मल है उसका एक मर्ज भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो डेट के हिसाब से अलग की गई थी कंपनी। आज डेट भी कंट्रोल में है और कंपनी का ग्रोथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहा है। हम हालांकि कल ही हमने मैनेजमेंट से भी बात की तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड ओवरऑल इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रही है। तो फर्स्ट मेरी पिक है जिंदाल स्टेनलेस स्टील और सेकंड मेरी पिक है इज एक्सिस बैंक। हम जब एक्सिस बैंक की बात करते हैं तब हमको लगता है कि नहीं ये तो बहुत स्ट्रक्चर्ड बैंक है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि एक ऐसी बैंक है जिसने 7 साल से एक प्राइस वाइज कंसोलिडेट किया है और बिजनेस वाइज भी एक बहुत बड़ा कंसोलिडेट किया है। मेरा टारगेट प्राइस उसमें है 1400 रुपीज ड्यूरेशन 1 ईयर। अगेन प्योर टर्न अराउंड स्टोरी, नियरली अबाउट जितना वो क्वार्टरली आज जो जितना वो वार्षिक में जो पैसा बनाती थी प्रॉफिट, आज वो क्वार्टरली बनाती है 2.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे, जहां पे प्राइवेट पीयर्स नियरली अबाउट 3.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की जगह रहती है और मार्केट सेगमेंट में भी नियरली अबाउट वो 5% तकरीबन मार्केट शेयर है प्राइवेट में। तो वो तकरीबन हमको लगता है कि 8 से 9 के मार्केट शेयर पे चली जाएगी इन 1 to 2 years। सो एक्सिस बैंक लुक्स अ सुपर पिक इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और जिंदाल स्टेनलेस स्टील वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छी लग रही है ऑन टू सिक्लिकल एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन अपने स्टॉक पिक्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस का जो ट्रांजैक्शन कल आया उसने काफ़ी ज़्यादा रुचि क्रिएट करी बाजार की। 5% ऊपर मैक्स फाइनेंशियल चला, निकुंज जी बात कर रहे थे उसके बारे में, और आज ब्रोकरेज के भी कुछ नोट्स आए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 660-70 वाला 770 के आसपास आ गया, 100 रुपये चल चुका है। संतोष, आप ये बताइए कि इस भाव से मैक्स फाइनेंशियल ने मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए या अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई हैं 3-4 दिनों में, इसके अंदर ऑलरेडी 1 हफ्ते से इनफैक्ट, और बहुत सारी पोजीशन तो लास्ट 2-3 दिन में ही आई हैं। तो मुनाफा वसूल कर लें या रुकें? अभी भी ठीक लग रहा है चार्ट पर देख के। MFSL के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी बुलिश है, क्योंकि इसमें एक रिवर्सल हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था और कल स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो यहाँ अभी और स्पेस बचा हुआ है। जो इसके टारगेट आ रहे हैं 860 रुपए के आ रहे हैं पोजिशनल बेसिस पर। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम हो सकता है आज भी जारी रहे, लेकिन ऊपर के लेवल से कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, कोई डिप भी आता है, तो मेरे हिसाब से कोई पुल बैक आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ओके, तो चलिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर रहेगी। लेकिन गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। मल्टीप्लेक्स शेयरों पर आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पीवीआर पर एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की और उनका कहना है कि खरीदारी की राय यहाँ बरकरार रखी जा सकती है। 2250 तक के टारगेट्स भी इन्हें समझ आ रहे हैं। अभी सोमवार के दिन की ही खबर थी जब पीवीआर ने ऑलमोस्ट 900 स्क्रीन्स ऐड किए। 900 का एक लक्ष्य था उनका, जो कि उन्होंने पार किया, और आने वाले कुछ महीनों में ही 1000 स्क्रीन्स का लक्ष्य भी पार करने के बारे में एक गोल सेट करके चल रहे हैं, जिसके लिए 300 करोड़ का निवेश भी है, इसकी योजना भी बनाई गई है। मल्टीप्लेक्स शेयर में किस तरह का कन्विक्शन है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो मजबूत प्राइसिंग पावर है, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। आपको भी शुरुआत थी तो सर्वोच्चम पसंदगी है पीवीआर, क्योंकि इनके पास जो स्क्रीन्स है वो सबसे ज्यादा है और हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 1850 से लेकर के 1900 के आसपास का है। ये मैं बता रहा हूँ, मैं जो दूसरी तिमाही के नतीजे देखे और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की उसके आधार पर। और 2 या 3 मुद्दे हैं इस क्षेत्र को लेकर के। पहले तो अगर महामारी को लेकर के कोई भी खबर आती है तो पूरी तरीके से सबसे पहले एंटरटेनमेंट या मल्टीप्लेक्सेस धराशायी हो जाता है, जैसे एविएशन हो जाता है या फिर होटल इंडस्ट्री हो जाती है। तो ये एक थोड़ा बहुत ओवरहैंग रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महामारी निर्णायक तरीके से खत्म हो गई। अब भी कुछ संकेत आते हैं जिसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत परिस्थिति जो है वो नाजुक हो सकती है। दूसरी तरफ कमजोरी को लेकर के जो रिलीजेस होती हैं हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड से,
वो निर्भर करता है कि फुटफॉल कैसे आते हैं, और वो फुटफॉल को लेकर के फिर फूड एंड बेवरेजेस की आमदनी कितनी होती है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के आमदनी कितनी होती है, वगैरह वगैरह। और ऑफ कोर्स अगर निरंतर लगातार आपको अच्छी रिलीजेस आ गई तो जाहिर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लेक्सेस में जा करके आनंद लेना चाहेंगे उस रिलीजेस का। तो हमें लग रहा है कि मौजूदा परिस्थिति में अगर किसी को निवेश करना है तो पीवीआर एकमात्र हमारी पसंद है, और निर्भर रहेगा आने वाले समय में क्या खबरें आती है महामारी को लेकर के और न्यू रिलीजेस को लेकर के। राइट, ठीक है। सो ये तो आपका पीवीआर पर एक व्यू है गौरव, लेकिन चलिए एक बार कुछ और रिकमेंडेशंस अजीत मिश्रा से भी ले लेते हैं जो हमारे पैनल पे आप जुड़े हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। कैसे आप इंडेक्स को चेस करने वाले हैं और क्या रिकमेंडेशन सारी बाय साइड की है आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस तरीके से प्रियंका एक दिन के पॉज के बाद हमने देखा मार्केट में डिक्लाइन रिज्यूम होते हुए कल के सेशन में अक्रॉस द बोर्ड आपने प्रेशर देखा, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, साथ ही साथ जो आईटी में एक दिन पहले जो आपने गेन्स दिखे थे वो भी फिजल आउट हो गए। तो इंडिकेशन तो ये है कि नेगेटिव टोन एक्सटेंड करेगा। आप 3 बार रीटेस्ट कर चुके हैं 17,800 के लेवल को, विच ऑल्सो कोइंसाइड्स विद आपका मीडियम टर्म मूविंग एवरेज ऑफ 100 EMA। तो इंडिकेशंस तो यही है कि इस बार अगर 17,800 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो करीब 17,650 से लेकर 17,800 का जोन है वो इंट्राडे के लिए आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे 18,080 से लेकर 18,200 तो मतलब बाउंस पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। बैंकिंग इंडेक्स में भी सेम टोन है, इन लाइन विद दी निफ्टी। यहाँ पे भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल बैंकिंग में प्रेशर ज्यादा था, चाहे आप एचडीएफसी ट्विंस की बात करें, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तो प्राइवेट पीएसयू बैंक जो कि अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होल्ड कर पा रहे थे, वहां पे भी आपने प्रेशर देखा। तो टोन वही है कि आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। 41,500 प्रीवियस स्विंग लो था, उसको ब्रेक करने के बाद करीब 41,100 का लेवल आपको देखने को मिलेगा एज अ सपोर्ट इन दी बैंकिंग इंडेक्स। रिबाउंड के केस में 42,500 से लेकर 42,900 का जोन ये रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज की अप्रोच देखनी चाहिए। When it comes to stock specific ideas, अभी भी हैं कुछ एक पॉकेट जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करके चलें आपको जब when it comes to stock specific trading। तो पहला रिकमेंडेशन जाइडस लाइफ का होगा। यहाँ पे देखिए आपने काफी स्ट्रेंथ देखी है इन द रीसेंट अप मूव। कल की सेशन में इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो नियर टर्म में करीब 470 के लेवल्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 444 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजिशंस कर सकते हैं इनिशिएट। वहीं पे बैंकिंग को देखते हुए, नेगेटिविटी को देखते हुए, कोटक बैंक यहाँ पे वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, अब लग रहा है कि प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ करीब 1730 तक के टारगेट्स लग रहे हैं कि देखने को मिल जाएंगे। 1820 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सेल कर रहे हैं लेकिन जाइडस लाइफ को, फार्मा स्पेस को बाय कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव व्यू जरूर है आज आपका। ठीक है अजीत, आगे आपसे और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं पूजा से कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन हो सकता है और उन पर ट्रेडिंग की व्यू बनानी चाहिए। एक्शन स्टॉक्स हमारी खास सेगमेंट। जी, अदानी विल्मर का स्टॉक फोकस में रहेगा। आज कंपनी ने तीसरी तिमाही के अपडेट जारी किए जिसमें कि वॉल्यूम ग्रोथ 15% के ऊपर और रेवेन्यू ग्रोथ 7 से 9% के बीच रही है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में सुधार देखने को मिला और टूर और ट्रैवल की गतिविधियां बढ़ने से भी खपत बढ़ी है। तो ये तमाम अपडेट्स के चलते आज अदानी विल्मर पर नजर रखिए। उत्तम शुगर मिल्स भी फोकस में रहेगा। इथेनॉल डिस्टिलरी क्षमता 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो बढ़कर 250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता पहुंच चुकी है कंपनी की, तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। सिगाजी इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। प्रमोटर नॉन प्रमोटर को वारंट जारी करके कंपनी की पूंजी जुटाने की योजना है। करीब 314 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। 285 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये वारंट जारी होगा, यानी कि मौजूदा प्राइस से अगर कंपेयर करें तो 16% डिस्काउंट पर ये वारंट जारी किया जाएगा। जूट कंपनियों पर भी नजर रखिए। नेपाल बांग्लादेश के जूट पर एंटी डंपिंग की जो मियाद है वो बढ़ चुकी है, जिसके चलते आज जूट कंपनियां फोकस में रहेंगी, इनके लिए फायदा होगा। और आखिर में बात करते हैं पिरामिड फार्मा की। यहाँ पर एक्सिस कैपिटल ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य देख रहे हैं 160 रुपए प्रति शेयर का। इनका कहना है कि वैल्यूएशंस भी काफी आकर्षक है। सीडीएमओ सेगमेंट में आने वाले समय में सुधार देखने का अनुमान है। दूसरी छमाही में मार्जिन सुधर कर 18% के पास और FY24 में मार्जिन सुधर कर 16% के पास रहने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट के चलते आज पिरामिड फार्मा पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है।
चलिए बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और जूट स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि नेपाल बांग्लादेश के जूट पर एंटी डंपिंग की मियाद जो है उसे घटाया गया है। डोमेस्टिक प्लेयर्स के राइट्स को एक तरह से सेफगार्ड करने के लिए ये मूव लिया गया है। संतोष, एवियोट, लुडलो, जूट, ग्लॉस्टर जैसे स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? ये स्टॉक ज़्यादा रडार पे रहते नहीं है, फिर भी लुडलो जूट की बात करें तो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। 95 ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आप देखो तो 84 82 का एक सपोर्ट एरिया है। सो 95 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो एक सेंटिमेंटल रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में 105 से 107 रुपए की ओर। सो एक ट्रेडिंग बेट के रूप में इसको ले सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा भी है तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो फोकस में है ही, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन पर धर्मेश आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो एंट्री पॉइंट्स कल भी दे रहे थे ऑटो एक्सपो के चलते। टाटा मोटर्स तो फोकस में है, टाटा कम्युनिकेशन इस वक्त देखिए प्री ओपन में मजबूती दिखा रहा है। कहीं स्टॉक क्लियर कट रेजिलियंस दिखा रहा है इवन इन दिस फॉलिंग मार्केट, और अच्छा एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट। आई थिंक सो टाटा कम्युनिकेशन इन द नियर टर्म में बात करते हैं तो 1410 से 1420 का टारगेट देख सकते हैं, पर थोड़ा अगर हम लंबा देखें, मतलब अगर फ्रॉम 2 to 3 months पर्सपेक्टिव, तो 1500 इज लाइकली टारगेट फॉर टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन डेफिनेटली बाय है। नीचे भी स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1280 की स्टॉप लॉस के साथ टाटा कम्युनिकेशन नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, बट कहीं ना कहीं अगर थोड़ी डीप आती है 1350-55 के आसपास, तो टाटा कम्युनिकेशन डेफिनेटली यहाँ से बाय बनता है। कम्युनिकेशन 1500 और टाटा मोटर्स क्योंकि जेएलआर के अच्छे नंबर्स और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने की बात, ये बड़े ट्रिगर्स टाटा मोटर्स के लिए रहे जिसके लिए स्टॉक चल रहे हैं। धर्मेश, कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि हमने देखा कि एक बिल्डअप आपको फिर से केमिकल स्पेस में भी दिखना शुरू हुआ है। चाइना रीओपनिंग थीम कैन बी अ बिग ट्रिगर। विनती ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी आज के लिए? देखिए, मैंने ट्रैक नहीं किया टू वेरी फ्रैंक, बट जो ट्रैक किया उसकी बात करते हैं तो जैसे कि नवीन फ्लोरिन है कि दीपक नाइट्रेट है, सो दे आर इनटू वेरी मच ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि चाइना रीओपनिंग ट्रेड, दीपक नाइट्रेट या नवीन फ्लोरिन में देख सकते हैं टेक्निकल बाउंस बैक, आई वुड से, बिकॉज ओवरऑल हमें अभी भी लग रहा है कि chemical is more of a stock specific game, and we believe, I think so, the major bull run for chemical जो 2020 से 2021 का देखा हमने, उसी को यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो we believe, I think so, maybe price wise damage may be done, but यहाँ से time wise consolidation cannot be ruled out. तो we believe for most of these stocks, whether talk for Navin Fluorine or Deepak Nitrate, यहाँ पे एक technical bounce देख सकते हैं, but not from the structural point of view. We still remain to be avoid. From the trading bit, definitely, I think so one can take a call from the short term perspective. ठीक है, तो ये आपको दीपक नाइट्रेट स्पेस से समझ आ रहा है। ऑल राइट, एक बार आईटी स्टॉक्स पर सबसे बड़ा सवाल तो आज रहेगा, क्योंकि तीसरा दिन नैस्डैक का रहा और रैली का। कल भी हमने देखा कि हालांकि आईटी स्टॉक्स गिरे जरूर, लेकिन विप्रो जैसे स्टॉक ने रेजिलेंस दिखाई टीसीएस के नंबर्स के बाद। अब आज आईटी पैक में नैस्डैक की रिबाउंड से क्या आईटी में ट्रेड्स आज आप ढूंढेंगे? संतोष, कल आप देखो तो टीसीएस में मॉर्निंग प्रेशर के बाद लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी, तो आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ऐसे कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम तो नहीं है, पर टेक्निकली एचसीएल टेक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया हुआ है 1000 रुपए के आसपास और ब्रेकआउट भी दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक शायद 1100 रुपए की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1050। बीएल पर एक बार सुमित आपकी राय हम जानना चाहेंगे। मजबूती के साथ प्री ओपन में भी हम कामकाज देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट तो नजर आ रही है। क्या एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर बिल्ट होगी आज? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी भी इतना मोमेंटम बन नहीं रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक 730 यहाँ पे एक सस्टेन करे तो इंटरडे लेवल पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। टिल द टाइम आई विल वेट। 730 के लेवल्स का इंतजार करेंगे, उसके बाद एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती हुई दिखेगी। 730 के लेवल्स को हम भी आई करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती है। परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप प्लेस में भी अगर देखें, अजीत एक बार मिड कैप प्लेस में परसिस्टेंट पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि लगातार इस स्टॉक में जहां पर स्टॉक आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, ये स्टॉक ने लगातार एक एंट्री पॉइंट दिए हैं। इस वक्त बिकवाली नजर आ रही है, क्या एक गिरावट में खरीदारी की राय बनती है? बिल्कुल मानसी, तो देखिए ये आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, कंसिडरिंग कि अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द आईटी काउंटर्स को देखेंगे तो सभी आपको अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे नजर आएंगे। मींस सबका ही पोजिशनल ट्रेंड डाउन ही है।
बहुत कम नाम नजर आएंगे जो कि अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर। तो परसिस्टेंट, केपीआईटी, ये दो नाम तो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो कि अपने गेन्स को सस्टेन कर पा रहे हैं। परसिस्टेंट में इनफैक्ट मेरे हिसाब से एक डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है, और अभी ये जो बेस फॉर्मेशन हो रही है, जो मूविंग एवरेजेस का एक रिबन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस सारी कोइंसाइड कर रही है करीब 38-25 के लेवल्स के अराउंड पे। वहां पे इसने ये बेस फॉर्म कर लिया है। तो अगर आईटी पैक में यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 38-25 आपका स्टॉप रहेगा, और पोजिशनली करीब 4200 से लेकर करीब 4280 ये आपके टारगेट्स एरिया होने चाहिए फॉर द परसिस्टेंट। ओके, ठीक है। सो ये परसिस्टेंट पर आपकी एक राय है, ठीक है। कल हमने देखा कि जिस तरह से मेटल काउंटर्स में भी आपको एक पार्टिसिपेशन तो दिख रही है, वो वीक तो नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पर आज संतोष भी व्यू बना रहे हैं। मेटल स्टॉक से आपको क्या आज के लिए पसंद आएगा? आप प्री ओपन में देखें टाटा स्टील भी 0.5% की तेजी दिखा रहा है। अजीत, आज मेटल्स लेंगे आप? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मेटल्स में डेफिनेटली अभी भी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। चाहे आप टॉप जो दो परफॉर्मिंग नाम थे, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, जिंदल स्टील हो, जहां पे कि ऑफ लेट थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हाइज के पास से प्रॉफिट देखने जरूर मिलेगा, बट कल के सेशन में जैसे हिंदुस्तान कॉपर में आपने एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेक देखा है। साथ ही साथ आपने दूसरे भी जो मेटल स्टॉक हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, वीईडीएल हो, वहां पे पॉजिटिव टोन रहा है। बट इन सभी में जो बेस्ट स्ट्रक्चर है, अगर मैं ट्रेडिंग से बात करूं तो हिंदुस्तान कॉपर का ही होगा, जहां पे कि एक बैंड था करीब 122 से लेकर 95-97 का। कल इसमें ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम्स जो एवरेज वॉल्यूम करीब 64 लाख शेयर के होते हैं, करीब 1,80,00,000 शेयर का काम हुआ है इसमें। और मार्केट के टोन के नेगेटिव मतलब प्रेशर के बाद भी ये 3% के गेन के साथ अपने अपर बैंड के ऊपर बंद कर पाया है। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड करना चाहिए, और नियर टर्म पे करीब करीब आपको 144 से लेकर 145 जो आपके इमीडिएट टारगेट होंगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस पोजीशन में 117 का रहेगा। ठीक है, 117 का स्टॉप लॉस रखें आप। मुथूट फाइनेंस पर एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि गोल्ड काउंटर्स चल रहा है 6 महीने के उच्चतम स्तर पर, इनफैक्ट 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। अब सारे फाइनेंस काउंटर, गोल्ड फाइनेंसर्स, मुथूट, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, इनमें आज भी क्या एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए संतोष? यस, मेरा भी बुलिश है, लेकिन मैं मणप्पुरम का प्रेफर करूंगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बुलिश है। आप देखोगे तो वो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुथूट फाइनेंस अभी भी एक रेंज में अटका हुआ है, मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मणप्पुरम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ आप चाहो तो 116 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनली यहाँ पे 125-130 के टारगेट नजर आते हैं। ठीक है, डिफेंसिव्स पर बाजार जहां गिरावट के रुझान हो लगातार बढ़ता है, और आज भी हम देख रहे हैं डिफेंसिव्स लाइक फार्मा जो है वो एक अपटिक दिखा सकते हैं। सुमित, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं प्री ओपन में मजबूती दिखा रहे हैं, क्या राय होगी? देखिए, डॉक्टर रेड्डी की जहाँ पे बात करें तो माइट भी एक पुल बैक का सिर्फ एक मुझे आसरा है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ भी अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एक डाउनवर्ड चैनल का पोजीशन दिखा रहा है, सो आई विल जस्ट अवॉइड द फ्रेश बाइंग पोजीशन। ये तो बिल्कुल बाजार पर आज इन पर्टिकुलर नजर होगी मेटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही आईटी, क्योंकि आईटी के नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त बाजार के हीट मैप को अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स हैं जो कि रैली करते हुए, ऑटोमोबाइल प्लेस से जुड़ी कई सारी कंपनियां, आईटीसी लगातार 2 सेशन से मजबूती दिखाते हुए, और मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक कामकाज करने से दूर रहने की राय। लेकिन प्री ओपन में अगर आप देखेंगे एसडीएक्स निफ्टी में जो पॉजिटिव इंडिकेशंस थे, उससे एक सेंटिमेंट बूस्ट होते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नजर आ सकते हैं। 17,900 के पार इस वक्त आप देख रहे हैं प्री ओपन में निफ्टी में कामकाज नजर आ रहा है। 42,000 के पार खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की इस वक्त होती हुई। इसके अलावा अगर आप देखें सीमेंट पैक, डिफेंसिव प्लेस लाइक फार्मा और साथ ही एफएमसीजी हैं जिस पर लगातार फोकस कर रहा है, वहां से कुछ हद तक सपोर्ट जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अडानी विल्मर जैसे स्टॉक Q3 अपडेट्स के चलते फोकस रहेंगे। बाजार की ओपनिंग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एडवांसेस 1051 के सामने 274 महज 274 डिक्लाइंस व्हिच इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द अंडरटोन इज बुलिश। 17,900 के पार हरे निशान के साथ खुलने के बाद बाजार संभलने की कोशिश में 42,000 के पार बैंक निफ्टी में इस वक्त कामकाज खुलता हुआ आप देख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट मेटल पैक और ऑटोमोबाइल
सेक्टर हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स यहाँ पर सीधा आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए, और इसी के साथ आप देखेंगे ऑटो पैक से जुड़ी कंपनियां मारुति सुजुकी में भी अच्छी मजबूती के बीच। अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर लगातार फोकस। अडानी पोर्ट्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की मजबूती के साथ ओपनिंग। वहीं आईटी पैक में HCL टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा रहे हैं। एक बार अडानी वर्मर के स्टॉक को भी टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि दमदार Q3 बिजनेस अपडेट है और उसके ठीक बाद स्टॉक में आज एक पॉजिटिव मूव आना बनता है और दिख भी रहा है। करीब 3% की तेजी, 15% की वॉल्यूम ग्रोथ नजर आई थी। टेलीकॉम प्लेज पर आज एक डाउनग्रेड की रिपोर्ट थी। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन स्टॉक्स को टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और समझते हैं कि इस रिपोर्ट का कितना असर बिल्कुल पड़ रहा है। करीब 3% की गिरावट भारती एयरटेल के स्टॉक में नजर आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर CLSA की बुलिश रिपोर्ट, और इस बुलिश रिपोर्ट का सीधा असर प्री ओपन में भी हम देख रहे थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे 0.5% गिरावट। इनफैक्ट तेजी की जो चाल थी इसे अपोज करते हुए, कैसे कह सकते हैं रिवर्स करते हुए स्टॉक नजर आ रहे हैं। सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट है जो कि अच्छी तेजी के बीच कामकाज करता हुआ, और इस वक्त बाजार के हीट मैप के साथ साथ अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हावी होता हुआ दिख रहा है, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, बैंकिंग प्लेस में SBI और साथ ही अल्ट्राटेक और HCL टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा बाजार को संभाल रहे हैं। गिरावट हावी कहां से हो रही है? भारती एयरटेल टू स्टार्ट विद, HDFC ट्विंस आज बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी लिस्ट में रिलायंस का काउंटर भी शामिल है और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी इसी लिस्ट में जहां पर बिकवाली हावी होती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर मिला जुला ट्रेंड है। मेटल पैक बाजार को संभालते हुए PSU बैंक स्पेस में एक्शन है, मीडिया और साथ ही ऑटोमोबाइल प्लेस में मजबूती, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG की तरफ से चाल जो है वो बिकवाली की तरफ। और निजी बैंक क्षेत्र थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, निकुंज का भी कहना था कि प्राइवेट बैंक और PSU बैंक स्पेस में ज्यादा भरोसा PSU बैंक में नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक स्पेस इस वक्त कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ। प्रियंका, मिड कैप प्लेस में कहां पर एक्शन दिख रहा है? मानसी, मिड कैप तो आपने वैसे सारे कवर कर ही लिए ऑलमोस्ट, लेकिन लार्ज कैप्स की बात करते हैं। बाजार खुला है तो पहले देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं। मेटल आज आपको फिर से तेज लग रहा है। हिंडाल्को, स्टील काउंटर्स में JSW, टाटा स्टील, तो जो मेटल की स्ट्रेंथ है वो बाजार में बड़ी एक इंडिकेशन है कि जो चर्निंग थी अब तक वो मेटल में, IT में क्या इन मौकों पर हो रही है जब बाजार कमजोर है। अंडरटोन बिल्कुल बुलिश नहीं है बाजार की। इनफैक्ट आप निफ्टी को देखें तो स्लिप हुआ है, 17,900 के हम नीचे स्लिप हुआ। ये 17,900 वो सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जिससे बाजार बार बार रिबाउंड्स भी ले रहा है। ऐसे में स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग है उसमें टाटा मोटर्स जैसे स्ट्रॉन्ग में आज स्टॉक्स में आज भी स्ट्रेंथ है और IT में सेलेक्टिव स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। एक्सपर्ट्स एक बार समझते हैं वेरी क्विकली अजीत, क्या मेटल और सेलेक्टिव IT ये एक फ्लेवर्स रह सकते हैं? और ऑफ कोर्स सेलेक्टिव ऑटो जैसे टाटा मोटर स्टॉक, कहां सबसे ज्यादा इस वक्त किन पॉकेट्स में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? देखिए प्रियंका, अगर एज ए सेक्टर बात करें तो डेफिनेटली आपको मेटल में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बिकॉज मेटल एज ए इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। और ऑफ लेट हमने इंडेक्स में देखा है कि कंसोलिडेशन का टोन, बट जो रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर वो कहीं ना कहीं इंडेक्स को मेंटेन करने की हेल्प कर रही है और रिकॉर्ड हाई पे हम देख रहे हैं इंडेक्स को मेंटेन करते हुए। तो डेफिनेटली एज अ सेक्टर तो मेरे हिसाब से मेटल में प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग ट्रेड, और आप देख भी रहे हैं कि बाइंग अक्रॉस द बोर्ड इसमें नजर आ रही है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा सेलेक्टिवली, यस सेलेक्टिवली, जैसे हमने बात की थी कि फार्मा स्पेस स्टार्ट विद, जिसमें जाइडस लाइफ को हमने रिकमेंड किया था। कल टाटा मोटर्स में काफी लंबे टाइम बाद अंडर परफॉर्मेंस के बाद वहां पर रिकवरी देखने को मिली है। तो जिस तरीके की रिकवरी आई है, जहां से रिकवरी आई है, बिकॉज एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एंटिसिपेटेड है कि वो रिकवरी आने वाले टाइम पे पैन आउट होते हुए नजर आएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक क्योंकि अर्निंग सीजन के बीच में है तो आपको ये मूव मिलते रहेंगे अक्रॉस द बोर्ड। सो आपकी तरफ से ये वाले स्पेसेस दिख रहे हैं। एक बार संतोष से भी समझते हैं। संतोष, आज क्या दूसरा दिन भी आप इनफैक्ट कॉन्जिक्यूटिवली 2-3 दिन हो जाएंगे जब आप मेटल पैक को या फिर सेलेक्टिव ऑटो को तेज देख रहे हैं, कुछ सेलेक्टिव आपको IT भी दिख रहा है क्योंकि नैस्डैक में रिबाउंस था। क्या पार्टिसिपेशन इन्हीं स्पेसेस से आएगी या लग रहा है बाजार थोड़ा वीक होगा तो फार्मा भी ऊपर आ सकते हैं? यस, जैसा हमने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तो ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स मेटल में स्ट्रेंथ है तो वहाँ तो तेजी बनी रहेगी। उसके अलावा हो सकता है सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में भी बाउंस बैक देखने को मिले, भी आई है तो कहता है लुपिन जैसे स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट मेजर जो फोकस रहेगा वो मेटल और ऑटो में सिलेक्टेड ऑटो स्टॉक्स में रहेगा, लाइक M&M, टाटा मोटर्स और कुछ ऑटो एंसिलरीज लाइक जमुना ऑटो, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए।
एब्सोल्युटली। तो अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स पर फोकस। और आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर दिख रहा है, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे नवीन फ्लोरिन, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, स्टॉक में अच्छा मूव, करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। मैक्स हेल्थ केयर में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। नाल्को, सेल, इमामी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। और आईटी पैक में टाटा एलेक्सी, टीवीएस मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज। सोने चांदी की चाल में तो एक्शन है ही। अजीत, एक बार हिंदुस्तान जिंक पर आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि बुलियन मार्केट एज सेफ हेवन काफी हद तक एक्टिव है हिंदुस्तान जिंक में। इसके अलावा भी कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे फैक्टर्स जो प्ले आउट कर रहे हो। आज हम देख रहे हैं करीब 0.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो देखिए ये एक थोड़ा सा सरप्राइज मूव है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे तो बहुत ग्रेजुअली ये अपना पॉजिटिव टोन मेंटेन करते हुए जा रहा है और ज्यादा अननोटिस रहा है इस पूरी रैली में, अगर मैं कहूंगा। बिकॉज वॉल्यूम उतने ज्यादा दिखे नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे ट्रैकर में नहीं आया, बट स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे आ चुका है। थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो सकता है इन द जोन ऑफ अराउंड 350-55 के अराउंड पे। तो वहां पे आपको एक बार को पार्शली यू शुड बुक प्रॉफिट्स और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 340 का। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से हिंद कॉपर इज अ बेटर कैंडिडेट, या फिर बीईडीएल, जहां पे कि अभी भी मोमेंटम बाकी है। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम अब आ गया है कि यू शुड बुक प्रॉफिट एंड वेट ऑन साइडलाइंस। बीईडीएल और हिंदुस्तान कॉपर पर नजर रखनी चाहिए। डिफेंस प्लेस जहां हम डिस्कशन कर रहे थे, अच्छी मजबूती दिखा रहे। वेदांता का स्टॉक भी देखिए करीब 0.5 से 1% तक की मजबूती। संतोष, 318, 319 के लेवल्स पर वेदांता में अच्छा एक्शन दिख रहा है। ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली भी खुलने के बाद नजर आई है। की बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट का जो 322 के आसपास है उसको अप्रोच कर रहा है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर शायद स्टॉक में आपको 340-350 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिले। तो या तो आप वेट कर सकते हैं 322 के लेवल का ब्रेक होने का, फिर पोजीशन बनाएं। अगर तब पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस फिर आपका 316 रुपए का रहेगा। ये देखते हैं इस समय पहले 5-7 मिनट में डेज लो की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी। लेके आइए डाक्टर साहब, बैंक निफ्टी को लेके आइए जरा। ये देखिए खुलने के बाद भी अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप 200 पॉइंट मुनाफे में होते। ये है एक्सटेंट ऑफ कमजोरी बाजार में। 41,800 भी होल्ड नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी का हाल देखें इस समय। आपको सुबह हमने बताया था कि सेलिंग हावी है, फ्लोज नेगेटिव है, और देखिए 17,900 भी वेट नहीं कर पा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा लग रहा है बस अजय रोज सिर्फ 17,900 को बचा ही पा रहा है बाजार में। नीचे की तरफ डाउनसाइड तो सेलिंग प्रेशर है, जैसे आप जो बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सुबह 25 पॉइंट गेन एसजीएक्स निफ्टी देख के ना आप इमीडिएट ट्रेड नहीं बिठा सकते बैंक निफ्टी या निफ्टी में। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आप एक बढ़िया पुल बैक आए इंट्राडे, ये स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है। यहाँ पे 100-150 पॉइंट अगर यहाँ से भी गिरता है बाजार या इंट्राडे पुल बैक आता है, वो समय ज्यादा बेटर होगा करेक्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इंट्राडे पुल बैक में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी, क्योंकि 17,860 बाजार सेलिंग के साथ आया है। ऑलरेडी पोजीशन काफी शॉर्ट है। तो गिरते बहुत भारी तरीके से गिरते हुए बाजार में अगर इंट्राडे शॉर्ट करना तो ठीक है, पोजिशनली आप शॉर्ट कर रही हैं तो आप समझ लीजिए आप क्राउडेड साइड में है। आईटी में देखिए पुल बैक हो रहा है। हमने आप सुबह ही बताया था कि आईटी में यहाँ से शॉर्ट कवरिंग है, तो इसलिए पुल बैक खेलने की चेष्टा करें। फ्रेश शॉट आप यहां से करेंगे 1470-75 पे अगर आप इन्फोसिस को शॉर्ट करेंगे तो 2100 से गिरता चला पिछले हफ्ते से आप दिक्कत है। ये देखिए डेजाई पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी वैसे मिस आउट हुई है। पॉइंट ये है कि ये जो पुल बैक आ रहा है नेक्स्ट 1-8 घंटे में, और अगर गहरा होता है ये, तो किस लेवल पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे या आप होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन? ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट के साथ। संतोष आप बताएं, निफ्टी आ चुका है 17,850 के आसपास, 900 के नीचे कमजोरी बढ़ रही है। हालांकि एकदम फॉलिंग ऑफ द क्लिफ वाला हॉल नहीं है, लेकिन हाँ सरकता जा रहा है नीचे। आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखते हैं इस समय? मेरी नज़र 17,800 से 17,775 का जो एरिया है जहां से हम पहले भी 2 बार बाउंस बैक कर चुके हैं उस पर रहेगी। क्या इस बार बाउंस बैक करते हैं देखना होगा। अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर शायद प्रेशर बढ़ता दिखेगा मार्केट में, क्योंकि फिर अगला जो लेवल आ रहा है 17,625 तक का आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां से हम पहले सपोर्ट लिया था। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर 41,300 तक हम जा सकते हैं, जो इसका निफ्टी का 100 तो नॉर्मल ऐसा देखा जाता है कि अगर एक दिन पहले सेलिंग हुई है तो शुरू के 15 मिनट उसी का फॉलो थ्रू देखने को मिलता है। फिर 15-20 मिनट बाद मार्केट एडजस्ट होकर फिर एक ट्रेंड पकड़ता है। तो वो देखते हैं कि आज का ट्रेंड किस तरह का रहता है मार्केट का।
बाइंग की बात करें तो दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे आ रहे हैं सुमित से, और मैं गौरांग से डिस्कस करूंगा। एक तो टाटा मोटर्स में फॉलो अप बाइंग आ रही है, कल के 6-6.5% अपमू के बाद भी आज टॉप इंडेक्स गेनर है। ये 420 के पहले अगर ले लिया जाए, वापस पकड़ लिया जाए सुमित, तो क्या 450 के लेवल्स पॉसिबल है टाटा मोटर्स में? तो क्या जो कैंडल बना था टाइप ऑफ ओपन लो था और काफी अच्छी बाइंग बनी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, नीचे आपको जहां पे मिले आप बाइंग कीजिए। स्टॉप लॉस अगर कहीं पे मुझे मेंटेन करना है तो वो रहेगा 405 के करीबन। अपसाइड में जो लेवल है जो पिछले वीक सस्टेन कर रहा था वो था अराउंड 422 423 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा मुझे अपसाइड मोमेंटम 440 तक का दिख रहा है। सन फार्मा गौरांग 1000 के ऊपर बहुत मजबूती दिखा रहा है। इनफैक्ट ये जो मामूली हलोल वाला इश्यू आया था अभी पिछले दिनों, इन्होंने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ 3% हमारा आता है वहां से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखा तो 880 980 से वापस रिबाउंड होके क्या ये इस वैल्यूएशन पे एक अट्रैक्टिव स्टॉक बन रहा है जिस हिसाब से इनका यूएस का कारोबार पैन आउट हो रहा है? क्या रिजल्ट के पहले ले सकते हैं? तो अजय, एज अ डिस्क्लोजर सन फार्मा पर खरीदारी की राय है, और अभी कुछ समय पहले आप फार्मा क्षेत्र पर बातचीत कर रहे थे, तो हमारा अनुमान यह है जियोजित में कि पूरा फार्मा नहीं लेकिन चुनिंदा शेयर्स बिल्कुल यहाँ पर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। और खास करके जो जेनरिक्स और एपीआईज को लेकर के कंपनियां हैं वहां पर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सन फार्मा से दिक्कत एक ही है, कभी कभी गुजरात में हलोल प्लांट को लेकर के दिक्कतें आती है, तो कभी पंजाब में स्थापित जो उनका प्लांट है वहां से यूएस एफडीए को लेकर के दिक्कत आती है। और थोड़ी बहुत दिक्कत ये भी है कि इस दिक्कतों को सुलझाने के लिए काफी लंबे समय लगता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। अगर आप हमें लक्ष्य की बात करते हैं सन फार्मा पर, तो हमने 1150 का लक्ष्य मौजूदा परिस्थिति में आंकड़ों को देख करके रखा। और इसके सिवाय जो मैं बात कर रहा था निवेश लायक रणनीति की फार्मा क्षेत्र में, तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लेबोरेटरीज, ये और 3 कंपनियां हैं जहां पर मेरे ख्याल से कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज ये 4 कंपनियां थोड़ा बहुत बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज में आप पिछले कुछ मिनटों में देखेंगे तो तेजी बड़ी भी है, लेकिन मेजर तेजी जो आपको दिख रही है वो अभी फिलहाल जो दिख रही है वो मेटल्स में है। और ऐसे बिल्कुल जैसे अजय भी पॉइंट आउट करते सरप्राइज कर रहा है, 420 के पास आपको टाटा मोटर्स दिखते हुए दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी आपको अब एक मूव तो दिख रही है। सीमेंट पैक थोड़ा सा तो ब्रीदर ले रहे थे, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर दूसरे किसी सीमेंट काउंटर पर आपकी नजर होगी सुमित? तो अभी एज ऑफ नाउ आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, चाहे एसीसी हो, चाहे अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो या फिर रामको हो, तो किसी में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। बल्कि 3 दिन पहले जो रिजेक्शन मिला, अब मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो मैं सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बट एज ऑफ नाउ इट इज ऑन होल्ड। ओके, आप इसे अभी फिलहाल होल्ड रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कहां पर अभी आपको तेजी दिख रही है? फार्मा काउंटर्स में कुछ काउंटर, आई थिंक सिंजन, ये कई बार एक्सपोर्ट्स के रडार पर आया भी है, और आज भी आप देखें तो इसमें एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप तो दिख रहा है। तो बाजार थोड़ा बहुत तो केमिकल स्पेस और फार्मा स्पेस की तरफ भी टिल्टेड है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव सेक्टर्स मेटल या फिर आईटी चल रहे हैं, और साथ ही में आपको इन काउंटर्स पे भी कुछ आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज तो दिख रहे हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स तो दिख रहे हैं। सिंजन, क्या यहाँ पर कोई राय बनेगी आपकी संतोष? यस, सिंजीन शायद सुमित जी का आज कॉल भी था, तो इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला है। आज 616 का क्रॉस होता है तो स्टॉक में शायद हमको 625 से लेके 640 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई ट्रेड लेता है तो इसका स्टॉप लॉस 599 रुपीज़ का रहेगा। और एक स्टॉक में हाईलाइट करना चाहूँगा MCX का, इस स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए। इस स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखा था, फिर एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन देखा, एक डाउनग्रेड आया था इसमें, लेकिन स्टॉक अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस में मोमेंटम है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। स्टॉक अभी 1475 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1425, 1400 एक बहुत अच्छा बेस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 1540, 1600, 1700 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे वो है सिंजीन। सिंजीन जब आज सुबह सुमित ने बताया था तभी मेरे को काफ़ी, मैं चौंका मैं, और अब आपके भी रेडार पे है। देखिए सिंजीन एक बहुत बड़े अंडर परफॉर्मेंस समय के बाद वापस आ रहा है। सिंजीन का अगर हम चार्ट दिखाएं लंबी अवधि का, 1 साल का या उससे ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट इग्नोर्ड स्टॉक है और वहाँ से ये वापस आ रहा है। इग्नोर्ड है, अंडर ओन्ड है। ये देखिए अंडर परफॉर्मिंग 52 वीक में 2% नेगेटिव है, चला ही नहीं है।
और अब जो है इसके अंदर फॉलो अप बाइंग आना शुरू हो गई। कुछ और नए ऑटो एक्सपो के विजुअल्स हमारे कैमरा पर्सन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो सीलिंग की लाइट्स को कैप्चर कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लाइव टेलीविजन का हाल है ये। कोई लग रहा है कोई नई गाड़ी आ रही है। एनीवेज कमिंग बैक, सिंजीन पे हमें और तफ्तीश करनी चाहिए जब ऐसे ये रेडार पे आने लगता है, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम आगे आने वाले फंडामेंटल को पहले कैप्चर करते हैं। इसको हम जरूर समझ के लाएंगे कि भाई ऐसा क्या ट्रिगर है जो संतोष और सुमित दोनों के रेडार पे आ रहे हैं। क्योंकि एक साल से बिल्कुल नहीं चला, लाल निशान में है। चलिए इन पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन अजीत, चीनी की मिठास तो लगातार बढ़ रही है, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। उत्तम शुगर देखें, श्री रेणुका शुगर अप मूव्स करीब 3 से 4% तक के शुगर स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। लगातार कंपनियां अपनी कैपेसिटी जो है उसे डबल भी कर रही हैं। कुछ दिनों पहले श्री रेणुका शुगर की तरफ से भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबरें आई थी। उत्तम शुगर ने अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी जो है उसे 67% बढ़ाया है। क्या राय होगी शुगर स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली कौन सा स्टॉक है जो आप चुनना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टोन, इनफैक्ट जब मार्केट में गिरावट में तो उसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं हो रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज अर्लियर हम ये देखते थे कि शुगर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था जब भी मार्केट में करेक्शन के टोन पकड़ता था। अभी जैसे कि अगर मैं बेस्ट स्टॉक की बात करूँ, जो फॉर्मेशन वाइज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जहाँ नजर आ रही है वो है बलरामपुर चीनी। मल्टीपल रीजंस हैं इसके मानसिक। अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल पैटर्न का जो नेकलाइन है उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, करीब 380-85 के अराउंड का जोन है जहां पे इसने होल्ड किया है। पिछले 4-5 सेशन में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपने एक्शन देखा, जबकि मार्केट में काफी प्रेशर था, वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए थे, और आज के सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे रिकवरी बनते हुए। तो एंटिसिपेटेड ये है कि दोबारा से जल्दी अपना प्रीवियस स्विंग हाई करीब 415-420 तक के लेवल्स आपको रीटेस्ट करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 385 के स्टॉप लॉस के साथ। आपने बात की रेणुका शुगर की, वहां पे भी देखिए स्ट्रेंथ है, बट कहीं ना कहीं एक रेंज में ये बेसिकली ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर आपको बाय करना है तो 58 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिले तब आप बाय करिएगा, अदरवाइज बलरामपुर चीनी जो बेस्ट प्रेफर्ड पिक है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। चीनी पर रहेगी नजर, लेकिन इस वक्त पाइप सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इनफैक्ट अगर देखिए पाइप सेक्टर और ट्यूब काफी हद तक फोकस में, और हाईटेक पाइप्स को लेकर कई सारी खबरें इन दिनों, कई सारे अनाउंसमेंट इन दिनों आए हैं, जिसके चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में है। अगर कैंडल्स को दिखाएंगे, एपीएल अपोलो की कैंडल शार्प अपमूव, वन ऑफ यहाँ पर एकाएक दिखा रही है। डिमांड स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस स्पेसेस, इनके लिए काफी हद तक हम देख रहे हैं डिमांड का रुझान तो बढ़ता हुआ नजर आया ही है। गौरंग जी, पाइप और ट्यूब सेगमेंट पर आप कोई राय रखते हैं? हर घर में जल और नल से जल, वहां पर भी आप देखेंगे तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसी कंपनियां या फिर प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है, ये आपको एक बेहतर रुझान देगी। दूसरी तरफ अगर आप देखने जाएं तो रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत बड़ी है। पहले आयरन कास्ट पाइप्स हुए करते थे और काफी साल गुजरने के बाद वो काफी दिक्कतें देते थे, तो दैट इज द रिप्लेसमेंट डिमांड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये दोनों कंपनियों के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है खास करके इस सेगमेंट में, वो बहुत ही अलग अलग है और मार्केट शेयर भी इनका काफी बेहतर है। तो दोनों ही तरफ से अगर आप देखने जाएं, बड़े शहरों में जो मांग है उसको लेकर के, और जो ग्रामीण क्षेत्र में या मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में मांग है उसको देख करके भी ये दोनों कंपनियां मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए एक बेहतर विकल्प होंगी। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज ढूंढते हैं, जरा बैंक निफ्टी को लेके आइए डायरेक्टर साहब। बैंक निफ्टी को इस समय देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या अटेम्प्ट आ रहा है इंट्राडे पुल बैक का या नहीं। अटेम्प्ट आया था लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। 41,800 के आसपास पुल बैक आया था लेकिन कामयाब नहीं रहा। देखते हैं यहाँ से कहाँ जाता है। और दूसरे स्टॉक्स जहाँ पे कमजोरी आ रही है, पिछले कुछ दिनों में बड़े पसंदीदा स्टॉक्स थे। पीएफसी तो बहुत अच्छा चला भी, शायद 10-11% एक महीने में चला। इस समय एक पुल बैक सा आ रहा है। स्ट्रक्चरली तो कोई कमजोरी है नहीं, इनफैक्ट क्या ये घुसने का बहाना होना चाहिए। आरईसी पीएफसी दोनों 1.5-2% नीचे हैं। सुमित, आप बताएं क्या इनके अंदर लेवल्स बन रहे हैं एक बार री एंट्री के, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में काफी रिफॉर्म्स लेने की बात चल रही है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमने पूरा एनालिसिस किया था, लेकिन बाजार का माहौल इस समय एक री एंट्री का शायद संकेत दे रहा है। आप बताएं किस लेवल पे घुसेंगे वापस। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं
तो RSI भी देखेंगे तो 60 के नियर बाय यहाँ पे सपोर्ट लेने की कर रहा है। तो जो पिछला स्विंग हाई है दैट इज अराउंड 146 147 लेवल, अगर ये लेवल पे कहीं पे मुझे पुल बैक दिख रहा है, कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं एक री एंट्री के लिए सोचूंगा। अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनके पास पोजीशन पड़ा है तो आप 146 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो और यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है टिल द 132 लेवल्स। ओके अब फॉलो अप बाइंग, लेकिन आपको आईटी के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में तो दिख रही है, हालांकि थोड़ी इंटेंसिटी कम दिख रही है। आप HCL टेक को देखें, TCS को देखें, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब में आपको फॉलो अप बाइंग भी दिख रही है। साथ ही L&T यहाँ पर भी हल्की माइनर ही स्ट्रेंथ दिख रही है, थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ही काम कर रहा है। पर क्या L&T यहाँ से बाउंस कर सकता है? क्या ये बाइंग रडार पे होना चाहिए आज के लिए, संतोष? यस, L&T मेरे रेडार पे है ही। बजट के स्पेसिफिक मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आज शायद इस पे जेफरी की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव का आउटलुक के साथ, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होता है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। नीचे 2080 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में जैसे ये 2125 के ऊपर टिकता है तो हमको शायद 2180 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे रेडार पे रखिए, इसमें ट्रेड भी लिया जा सकता है। को CLSA ने स्टॉक ऑफ द ईयर कहा है। Nice. और दूसरा ये एक बहुत बढ़िया प्री बजट प्ले भी है। ट्रू, बिल्कुल 2200 तक के लेवल की ये पहले भी बात हम कर रहे थे ना। बिल्कुल आई गया ऑलमोस्ट। इसका 1 महीने 3 महीने का ग्राफ दिखाएं डॉक्टर साहब, जरा उसको लेके आइए। मेरे को लगता है कि बहुत स्वीट स्पॉट में इस समय L&T। उसका रीजन ये है कि एक तो इनके ऑर्डर फ्लोज बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ऑर्डर फ्लोज की बात करें, डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्टॉक इस समय स्वीट स्पॉट में और बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 6 महीने 25% ऑलरेडी चल चुका है। बट अगर आप इसका 8-10 साल का ग्राफ देखें ना तो बहुत लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद वापस आ रहा है। राइट। गौरांग तो बहुत पुराने समय से L&T को देख रहे होंगे। गौरांग के इस बार ये 23, 24, 2500 वो सब लेवल्स भी पॉसिबल है 1-1.5 साल में, 2 साल में? नामुमकिन शब्द बिल्कुल नहीं होता है शेयर बाजार में। और मैं ये मान के चलता हूँ। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा L&T के बारे में, वो है वो इतने इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है ये। हर कुछ समय के बाद आपको आइदर 1:2 और 2:1 बोनस की घोषणा होती है। फिर ये स्टॉक एक्स बोनस एडजस्ट होता है और कुछ समय बाद फिर से वो कम बोनस के स्तर पर आ जाता है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में L&T एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है। और आपने सही फरमाया अजय, काफी लंबे समय से हमने इस कंपनी के ऊपर निवेश की राय दी है, न तो सिर्फ डिफेंस को लेकर के या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, लेकिन कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर और भिन्न विभिन्न कारोबार में जो L&T मौजूद है, और सभी कारोबार से एक बहुत ही सक्षम रूप से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 3, 4, 5 साल का अगर निवेश करना है तो SIP L&T में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। बैंक निफ्टी रिकवरी है अजय। HDFC बैंक मुझे एक बार के लिए लगा मेरे सिस्टम पर गलत आया है या नहीं, मैंने आपको बोला था ना ये लेवल आ चुका है जब अच्छे, देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरे सारे पैनलिस्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं कि बाजार जो है वो बुल्स, वीक बुल्स, स्ट्रॉन्ग बुल्स, बेयर्स, स्ट्रॉन्ग बेयर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेयर्स और वीक बेयर्स, इन सब के बीच में घूमता रहता है। करेक्ट। तो ये जो 17,900, 17,800 के नीचे जब बाजार जा रहा है तो ये जोन जो है मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कौन कर रहा है? वीक बेयर्स शॉर्ट कर, वीक बेयर्स जिन्हें एकदम सर्टेनिटी चाहिए कि बाजार नीचे जा रहा है तब शॉर्ट करें। लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड का क्या अच्छा एरिया है शॉर्ट करने का? नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बुल्स के लिए 18,600 से बाजार गिर रहा है, वहां से आपने शॉर्ट किया नहीं, आप 17,800 पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो या तो आपको अवधि बहुत छोटी है, आप 2 घंटे के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, फिर आप स्क्वायर कर ले। इसलिए और जो शॉर्ट बैठे हुए हैं, जो वीक, जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स थे, जो 18,600 शॉर्ट कर रहे हैं, 400 पे शॉर्ट किया, 1800 पे किया, 18,000 पे किया, 18,100, 200, वो सब वो अब कवर कर रहा है। निकलने का टाइम हो गया क्या राइट, उनका निकलने का टाइम है, थोड़ा मुनाफा लेकर, इसलिए आपको बैंक निफ्टी में एक सटाक से बहुत जोर से मैं इनफैक्ट बस क्वेश्चन पूछ ही रही थी और इतने में बैंक निफ्टी हरे निशान पे आ गया। बैंक निफ्टी दिखाई है, उसमें ज्यादा तेज 200 पॉइंट्स की 400 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट में। करेक्ट, इसलिए 2 मिनट में शायद ज्यादा है अजय। संतोष ये देखिए जरा, अभी हमने आपसे बात की थी कि ये जोन आ गया है क्या लेने वाला?
ये जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो 41,700 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एग्जैक्ट वहीं लो लगाया और वहां से बाउंस बैक किया। तो डिस्कस हमने मॉर्निंग में किया था कि पुट कॉल रेशियो जैसे ही 0.7 के आसपास आता है, ये जो शॉर्ट्स बैठे हैं वो कवर करने आ जाते हैं। तो मार्केट कहीं जाने को तैयार नहीं है, वो रेंज में ही 17,800 के आसपास आके बाइंग करता है, ऊपर 17,200 के आसपास आके सेलिंग करता है। तो आज भी शायद एक दिन अप एक दिन डाउन, शायद वो आज ट्रेंड प्ले आउट फिर से हो सकता है मार्केट में। और सुमीत से भी समझते हैं, आईसीआईसीआई बैंक रिकवर हो गया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आपको पॉजिटिव हरे निशान में आ गया, कोटक बैंक इनफैक्ट आज अजीत तो सेल कर रहे थे लेकिन कोटक बैंक बिल्कुल दबाव में है, लेकिन दूसरे बैंक सबने रेजिलियंस दिखाई, बजाज फाइनेंस पॉजिटिव है। सुमीत, बैंक्स पे कोई ट्रेड दिख रहा है यहाँ? देखिए यहाँ पे आप सॉरी, मेरा नजर एक्सिस बैंक पे रहेगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे कि 30 मिनट से एक पुल बैक बना, कल का ही लो टच करके यहाँ से रिवर्सल आया है, तो बिल्कुल एक 943 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अपसाइड अगर यहाँ पे मेंटेन रहा तो 960 एंड 965 ये दो टारगेट रहेंगे मेरे। एक बार आज अजीत ने ना कोटक बैंक को सेल किया था, उनसे पूछ लेते हैं कि वो इस वक्त क्या बना रहे हैं। अजीत, आप शॉर्ट कवर कर लेंगे या फिर अभी भी अपनी शॉर्ट कॉल पे बने रहेंगे कोटक बैंक पे? मैं बिल्कुल नहीं बना रहूंगा, जैसे हमने बात की कि बीच बीच में रिबाउंड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अजय ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किन लेवल्स पे शॉर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को देखेंगे तो वहां पे एनीवेज डिक्लाइन आपका कंटिन्यू रह रहा था। कोटक बैंक में अब फ्रेश डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, तो मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी बावजूद इसके कि हम रिकवरी देख रहे हैं मार्केट में। तो ये लास्ट लेग में शायद जाके आपको, और वैसे भी इसमें अगर आप देखेंगे कोटक में जो का अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो पार्टिसिपेशन नेगेटिव साइड पे जाने चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले। तो वहां पे आप रिकमेंडेड लेवल के साथ मेंटेन कर सकते हैं शॉर्ट्स को अभी भी। ठीक है, गौरांग को हम यहाँ से धन्यवाद देंगे। गौरांग, थैंक यू वेरी मच आज हमसे बात करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद गौरांग। श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी उभर के आ रही है, बहुत ही शानदार बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी बन के आ रही है। इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट अभी 2-3 दिन पहले आया। हमारे साथ उमेश रेवांकर जी जुड़ रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस के चेयरमैन है। उमेश जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया 89 स्वदेश से बात करने के लिए। हमने देखा कि एक कमेंट्री आई है आपकी कंपनी की तरफ से, वो है उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और उस तरह के जो मिड कॉर्पोरेट साइज होते हैं लोन्स, उनको आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और आपने क्लियरली ये बोला है कि नेक्स्ट 3 साल में यूपी की जो लोन बुक है, यूपी एक्सपोजर की, उसको आप डबल करना चाहते हैं। वो इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं चैनल पे और उनके रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं हम पिंक पेपर्स में, जहाँ जो यूपी में बहुत फोकस कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। चीफ मिनिस्टर योगी जी अभी यूपी कुछ यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, बड़े कॉर्पोरेट से मिले, आई एम श्योर आप भी मिले होंगे शायद। यूपी में आपको इतना अच्छा पोटेंशियल क्यों दिखता है, स्पेशली मिड साइज कॉर्पोरेट्स में, कि आप 3 साल में डबल कर सकते हैं वहां की लोन बुक? हमारा फोकस है 15% AUM ग्रोथ फॉर ऑल इंडिया, ये हमारा फोकस है। लेकिन यूपी में एक थोड़ा हम बोल सकते हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड है। सिंस इट्स अंडर पेनिट्रेटेड, हमको लगा कि यूपी में हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए 3 इयर्स में हम वहां यूपी का पोर्टफोलियो डबल करना चाहते हैं। और फोकस रहेगा एमएसएमई। यूपी सच ए लार्ज स्टेट है, वहां पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर उद्यम। तो हमको लगा कि वहां पे हम ज्यादा ड्राइव फोकस करना चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, ईच डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों पहले यूपी में थोड़ा कम था, अभी वो सब आ गया है। और ट्रांसपोर्टेशन लिंक भी बहुत अच्छा हो गया है। सो हमको लगता है कि यूपी में हम एसएमई ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे, एसएमई क्रेडिट ग्रोथ, स्पेशली माइक्रो। हम ज्यादा स्मॉल टिकट लेंडिंग में फोकस करेंगे, 2 to 10 lakhs वो सेगमेंट में ज्यादा फोकस करेंगे। राइट, बहुत बढ़िया। उमेश जी, ये बताइए कि जो गोल्ड लोन है उसका कैसे आप पोटेंशियल देखते हैं यूपी में, क्योंकि ट्रेडिशनली
ये जो गोल्ड लोन वर्सेस गोल्ड के एवज में लोन लेना, ये वेस्ट में बहुत फेमस है, साउथ में बहुत फेमस है। कितना पोटेंशियल आपको यूपी में नजर आता है इस तरह के लोन का? UP is totally underpenetrated as far as gold is concerned. हमने ज्यादा गोल्ड लेंडिंग यूपी में नहीं किया है अभी तक, तो यूपी देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, ऐसा हमको लग रहा है। अभी हम साउथ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं यूपी में, फिर भी हमको लगता है कि यूपी सर्टेन पॉकेट्स आर वेरी गुड फॉर गोल्ड। तो हम गोल्ड बिजनेस के लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूम बिल्डअप करना चाहिए, ऑफिस ग्राउंड फ्लोर नहीं तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में ऑफिस होना चाहिए। ये सब हम अभी सेग्रीगेट करके, अंदाज करके वहां पे हम लोन ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यूपी में हम स्टेज बाय स्टेज गोल्ड हर ब्रांच में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कोई भी एक हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं तो न्यू कस्टमर वॉक इन करके गोल्ड लोन ले सकता है, वो फैसिलिटी हम बिल्डअप करेंगे। बिल्कुल उमेश जी, डिपॉजिटर्स बेस की अगर बात करें, ये आप लगातार बढ़ा भी रहे हैं और आगे भी आपके डिपॉजिटर बेस को आप बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाने की यहाँ पर गोल सेट कर रहे हैं और गोल्स काफी ज्यादा बड़े और बोल्ड है। 32,000 करोड़ जो कि प्रेजेंट आपका डिपॉजिटर बेस है, उसे 2030 तक 75,000 करोड़ तक बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। इसके पीछे के रैशनल क्या है, कितना अचीवेबल है ये और कैसे अचीव कर पाएंगे आप इस नंबर को? देखिए, हमारा डिपॉजिट पोर्टफोलियो आप देखें तो हमारा टोटल लायबिलिटी में 20% है। 1.5 लाख करोड़ हमारा टोटल लायबिलिटी है, वहां पे 32,000 इस हमारा एग्जिस्टिंग डिपॉजिट बेस है। सो सेम प्रोपोर्शनेट हम ग्रोथ हम अगले 5-7 साल तक आप प्लान किया तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 75,000। सो दैट इज द आइडिया कि हमारा एक लायबिलिटी का सर्टेन पोर्शन हम डिपॉजिट के थ्रू हम बिल्डअप करेंगे, और ये भी हो सकता है कि गोल्ड डिपॉजिट में हमारा ग्रोथ 20 से ज्यादा हो और हम 1 लाख करोड़ तक भी प्लान कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट एंड बाकी सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर भी डिपेंड होता है। सो अभी मल्टीपल सोर्स है, हमारा कैपिटल मार्केट है, बैंक है, इंटरनेशनल मार्केट है, और ये डिपॉजिट इज वन ऑफ द मार्केट। सो वी वांट, क्योंकि हमारा एक सिंस वी हैव बीन सर्विसिंग डिपॉजिटर्स इतना साल से, सो बहुत सारा हमारा एक डिपॉजिट का और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत डीप है और we have penetrated all over India. So as we activate more branch, automatically deposit portfolio बढ़ना चाहिए। Right, wish you luck for your future quarters. उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। जल्दी आपसे नंबर्स पर भी फिर मुलाकात होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाजार में तो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी हरे निशान में जरूर है, लेकिन थोड़ा स्लिप जरूर है। लेकिन इस बीच आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में भी एक बाइंग तो दिख रही है। लार्ज कैप एफएमसीजी लाइक ब्रिटानिया की आप बात करें, HUL की बात करें, वहां पर अब आपको थोड़े से पॉजिटिव्स तो दिख रहे हैं। क्या एफएमसीजी पैक, क्योंकि अदानी विल्मर के जो बिजनेस अपडेट्स भी आए उससे एफएमसीजी पैक में एक बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है आपको? सुमित, आप बताएं। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज जो कल से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो अराउंड 2650 है। आज भी यहाँ से स्लिप हुआ है, तो वेट कीजिए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है 2650 के ऊपर ही बनाए। टिल द टाइम आई विल वेट। जैसे काउंटर्स हो उनमें आपको मूव दिख रही है। इनफैक्ट आज अदानी पोर्ट्स भी आपको रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कल के जो और इनफैक्ट OMCs में HPCL और BPCL में भी मूव है, ये भी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर बात एनर्जी स्पेस पर आप बात कर रहे थे संतोष अभी कि ONGC पे आपको एक मूव दिखती है। आज आपको मूव ऑल मार्केटिंग काउंटर्स पर जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रूड नीचे है तो ऑल OMCs को फायदा मिलेगा। HPCL BPCL इस पर कोई ट्रेड बन रहा है?
ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी लुक्रेटिव नज़र आ रही है। HPCL में ब्रेकआउट की तैयारी है, तो मुझे लगता है इस पर फोकस रखना चाहिए। जैसे 253 क्रॉस करेगा, हमको 260 रुपीज़ तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। BPCL का चार्ट भी अच्छा हो रहा है, ये स्टॉक भी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। एक रजिस्टेंस है 351 का, पहला टारगेट वो रहेगा, वो क्रॉस होता है तो हमको 355 360 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 345 रुपीज़ का रहेगा। इंश्योरेंस काउंटर्स में निकुंज भी सुबह बोल के गए HDFC लाइफ पर अब भी एक बुलिश व्यू रखना चाहिए, LIC पर नजर रखें। इन सभी स्टॉक्स पर एक व्यू क्विकली ले लेते हैं। अजीत, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ पर अब भी इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे या थोड़ा डिप का इंतजार करेंगे, या फिर इस पैक से कुछ और पसंद आ रहा है चार्ट्स पे जो अच्छा दिख रहा है? देखिए डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा अट्रैक्शन है और एज ए डिस्क्लोजर रखा है SBI लाइफ अपने क्लाइंट्स को पोजिशनल टारगेट्स करीब 1480 के हमने रिकमेंड कर रखे हैं। डेफिनेटली वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से चल रही है, बट HDFC लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि जो मूव आ रहा है फाइनली काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का फेज रहा है यहाँ पे कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक अच्छा फेज है यहाँ पे जहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, सस्टेन रिकवरी देखने को मिल सकती है रादर। तो डिप ऑलरेडी आ चुका है मेरे हिसाब से, जो ये 620 से लेकर 595 तक के लेवल्स अभी देखने को मिले हैं हमको, तो एक डिप के लिए तरह क्वालिफाई करेंगे। तो 585 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, कॉस्ट थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, तो उसके हिसाब से आपको 585 पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है और पोजिशनली करीब 640 645 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। तारीख को आने हैं HDFC लाइफ के नतीजे, 21 को आएंगे SBI लाइफ के नंबर्स। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस फोकस में है भी और नतीजों से ठीक पहले भी यहाँ पर एक मूवमेंट इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रही है, तो इस पर जरूर नजर रखें। जहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं, ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स में भी हम एक्शन देख रहे हैं। चेन्नई पेट्रो का स्टॉक ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखाते हुए संतोष, MRPL, चेन्नई पेट्रो, इन स्टॉक्स में इस वक्त हरे निशान के साथ अप मूव्स देख रहे हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ, आपकी राय क्या होगी? यस, पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सा बजिंग देखने को मिल रहा है, इनमें अच्छा मोमेंटम है। चेन्नई पेट्रो में एक हालांकि एक हर्डल रहेगा 232 का, अभी भी मतलब 4 से 5 रुपए का अपसाइड बाकी है चेन्नई पेट्रो में, तो इसमें 4 से 5 रुपए के अपसाइड के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। MRPL की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी बुलिश हो रहा है, इसमें अभी इतना मोमेंटम आया नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। यहाँ 56.25 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में शायद 60 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अजीत, ये फाइनेंशियल्स पर क्रेडिट स्विस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, अभी बैंक्स में हमने एक्शन भी देखा, बाजार में बैंक्स पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने अभी सपोर्ट्स देने का काम शुरू किया, और इस रिपोर्ट की भी अगर माने SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इनकी प्रेफर्ड पिक में शामिल है। निम्स और साथ ही लोन ग्रोथ में लगातार बढ़त दिखी और आगे भी बढ़त के आसार हैं। अब बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे आप जो फेज देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन है, तो एज ए इन्वेस्टर तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, बिकॉज हमने जब पास में देखा था एक वन साइडेड मूव, चाहे वो ICICI में हो चाहे वो एक्सिस में हो, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी एंट्री करने की। मेरे हिसाब से ये 840 830 का जोन है, ये काफी मेजर सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी प्लेस्ड हैं। जो प्रीवियस जहां से रैली शुरू हुई थी वो जोन भी वहीं पे ही आता है, तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपके पास 840 के अराउंड पे व्हेन इट कम्स टू ICICI। साथ ही साथ NBFC बास्केट में से जैसे थोड़ी देर पहले आप श्रीराम फाइनेंस के डिस्कशन भी कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर पॉजिटिव मूव की तैयारी हो रही है। करीब 1360-65 के ऊपर अगर आप स्टॉक को निकलते हुए देखेंगे तो फिर आपको एक काफी लंबे टाइम बाद करीब 1.5 साल का कंसोलिडेशन एंड होते हुए नजर आएगा। उस केस में आपको 1440 से लेकर 1500 तक के पोजीशन टारगेट श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें कंडीशन यही है आपको 1360 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एंटर करेंगे, उससे पहले नहीं। आपका नजर भाई, मुझे लग रहा है अजय आपने जरूर देखा होगा, रूरल थीम वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, इमामी जैसे स्टॉक्स में 1% की मूव है। अदानी विल्मर के अपडेट से कोई फर्क पड़ेगा इन पर? देखिए, अदानी के बाद मेरी निगाह एक्चुअली पतंजलि के ऊपर रहेगी, क्योंकि अदानी विल्मर का जो करंट बिजनेस मॉडल है वो काफी हद तक पतंजलि के जैसा है। दोनों ने ये बात कही है कि हम प्योर कमोडिटी टाइप ऑफ ऑयल बिजनेस से निकल के, पतंजलि ने इसीलिए सिर्फ अपने रुचि सोया जो हुआ करता था ऑयल बिजनेस था, उसके अंदर अपने फूड्स बिजनेस, आयुर्वेद, दुनिया भर की बिजनेस को इसमें डाल दिया ताकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल अच्छी हो। विल्मर ने ऑलरेडी ये किया है, तो उसको क्लोजली वॉच करना होगा। अगर विल्मर कह रहा है कि मेरा धंधा बहुत अच्छा किया है 3rd क्वार्टर में और इतनी ज़बरदस्त मजबूती वाला वॉल्यूम ग्रोथ 15%, ये वो रेवेन्यू ग्रोथ,
तो पतंजलि कैसा करेगा, ये मेरी नजर इस पर रहेगी। कंपटीशन मानो आ गई है पतंजलि के लिए। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, एक जैसे बिजनेस मॉडल, एक ही तरह का बिजनेस। अगर एक कह रहा है अच्छा है तो दूसरे को क्या होगा। ग्रामीण मांग में बढ़त का फायदा दोनों को ही होगा, होना तो चाहिए आइडियली। और आपको रूरल स्पेस पे दिख रहे हैं स्टॉक्स चल। वसीम साहब हमारे साथ आ चुके हैं। वसीम साहब के आने के पहले डर के मारे बैंक निफ्टी 400 पॉइंट इंट्राडे रिकवर भी कर गया है 42,000 के ऊपर। और अब हम वसीम साहब से ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग वसीम साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी। तो मेरे को लग रहा है ये लास्ट डे है, मौका है लेने का, चेष्टा कीजिए, बिकॉज जो भी ग्लोबल इवेंट्स है दैट विल बी डिस्काउंटेड बाय थर्सडे, दैट इज द सीपीआई एंड सो ऑन, और you can't have a better time when your rupee is strong, global events are showing you strength. So I think this is the time to put your money where your mouth is and get into good stocks. अगर आपके लिए 3 आइडियाज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? हाँ जी, बिल्कुल बताएं। ठीक है। देखिए अजय जी, metals are in a very strong space and I am very bullish on the China reopening. So my top pick here would be JSW Steel. 750-52 में लीजिए, keep a stop loss of 730. 800 is coming in JSW. It's the most integrated plant in India and I think this can be a huge outperformer. So buy JSW Steel. Second pick would be Syngene. I think at 610-12 this gives you a very good opportunity. It's the largest insulin player and 645 would be my target with a stop loss of 598. Last but not least, I have been saying buy Bajaj Finance at this 5,900, stop loss 57.50, target of 63.50 to 64, even it can hit 65. You will see very good results, and the market, the management commentary should offset all these LA this year. This is the time to buy a blue chip like Bajaj Finance and JSW Steel. बजाज फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। सिंजीन भी संजीव जी के क्या बात है। सिंजीन लगातार आज तीसरी ये पिक आई है। संजीव जी, एक फॉलो अप क्विक क्वेश्चन, सिंजीन में क्या ट्रिगर लग रहे हैं आपको, क्योंकि 2-3 दिन से इसके ऊपर वापस बात होना शुरू हो गई है, बहुत सालों के बाद, बहुत समय बाद बताऊंगा। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंसुलिन एंड सो ऑन रिलेटेड थिंग्स आर स्प्रेडिंग एंड दे आर सीइंग अ वेरी वेरी वाइड मार्केट. द मैनेजमेंट सीम्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस क्वार्टर ऑनवर्ड सेल्स एंड ग्रोथ विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग. ओके, ठीक है, चलिए, ये ट्रिगर सिंजीन के लिए बजाज फाइनेंस आपने यहाँ काउंटर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी ये सारे स्टॉक्स देने के लिए। और आप यहाँ से बाइंग के मौके ही ढूंढेंगे, कन्विक्शन और बुलिश इंडेक्स पर भी बना हुआ है। आपसे दोपहर को फिर होगी 3 बजे मुलाकात। लेट्स होप तक तो बाजार रिकवर भी हो गया हो। अभी फिलहाल आप बैंक निफ्टी को तो हर निशान में देख रहे हैं, लगभग 120-130 पॉइंट्स की बढ़त है। एक बार हेडलाइंस में कैप्चर कर लेते हैं कि पार्टिसिपेशन कहाँ से आ रहे हैं और कौन से स्टॉक सेक्टर्स अभी भी लगाट है।